कांग्रेस जनता पार्टी के दीपके ने कहा है कि आरटीआई एक्टिविस्ट के आरोपों पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है मैं अपना स्कॉलरशिप लेटर दिखाने को तैयार हूं, मैं अपना एजुकेशन लोन लेटर दिखाने को भी तैयार हूं। इन लोगों को एजुकेशन से दिक्कत क्यों है, कहा है अभिजीत दीपके ने। आप लोग एजुकेशन के खिलाफ क्यों हैं, ये भी कहा। तो जो उन पर आरोप लगाए गए थे आरटीआई एक्टिविस्ट द्वारा, उसके बाद अभिजीत दीपके ने कहा है कि मैं अपना एजुकेशनल लोन का लेटर भी दिखाने के लिए तैयार हूं और स्कॉलरशिप लेटर भी दिखाने के लिए तैयार हूं। इस बीच अभिजीत दीपके पर लगे आरोपों और प्रदर्शनकारियों पर दर्ज मुकदमों को लेकर टीवी9 मराठी के मैनेजिंग एडिटर उमेश कुमावत से उन्होंने खास बातचीत की है। आपको सुनाते हैं पूरा इंटरव्यू। नमस्कार, मैं हूं उमेश कुमावत और टीवी9 में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ है कांग्रेस जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके। अभिजीत, आपका स्वागत है। अभिजीत, ऐसे लग रहा है जैसे मैं आज सबसे बड़े देश के सबसे बड़े कॉकरोच का इंटरव्यू कर रहा हूँ। क्या ये सही है? वन ऑफ द कॉकरोचेस। हाँ, जो कॉकरोचेस है उनमें से ही एक मैं हूँ। आपने आंदोलन किया और जब ये आंदोलन हुआ था तब सरकार ने आपको इस बात पे आश्वस्त किया था कि जो भी आंदोलनकारी है उनके खिलाफ कोई भी मामला दर्ज नहीं होगा। लेकिन इस वक्त की स्थिति क्या है? अलग अलग खबरें आती है कि कुछ लोगों पे मामले दर्ज हो रहे हैं अभी भी। तो इस मामले में इस वक्त क्या हो रहा है? मुझे जो लग रहा है ना कि इतनी बड़ी जीत हुई है इस देश के युवाओं की, इतनी बड़ी जीत हुई है कि जो सरकार कहती थी कि इस सरकार में इस्तीफे नहीं होते और 12 साल तक कोई इस्तीफा हुआ भी नहीं था। इस देश के युवाओं ने जो सरकार कहती थी कि हमारी सरकार में इस्तीफे नहीं होते, उनसे इस्तीफा लेकर दिखाया है। मतलब अभी भी उन पे मामले दर्ज हो रहा है, ऐसा आपका परेशान कर रही है, उनके घर पर रेड मार रही है। हाँ? बच्चों के घर पर जा रही है और कह रही है तुम क्यों गए थे जंतर मंतर। लेकिन आपको तो उन्होंने आश्वस्त किया था कि ऐसा कुछ नहीं होगा। हाँ, और इसलिए हमने उनसे वापस से बात की, अगर आप ऐसा ही करते रहोगे, स्टूडेंट्स को परेशान करते रहोगे, तो हम जो है आंदोलन फिर से शुरू करेंगे और जरूरत पड़ी तो हम फिर से एक बार धरने पर बैठ जाएंगे सरकार के खिलाफ। उसके बाद से बिहार हो, बंगाल हो, महाराष्ट्र हो, गुजरात हो, यहाँ की सरकारों ने नोटिफिकेशन निकाला है कि वो किसी भी आंदोलनकारी को, किसी भी स्टूडेंट को परेशान नहीं करेंगे। तो मतलब कहाँ बाकी है फिर? दिल्ली में बाकी है और कुछ जगह है जहाँ बाकी है, लेकिन उसके लिए भी हम कोशिश कर रहे हैं कि सरकार मान जाए। अगर नहीं मानती है तो हमें फिर से आंदोलन करना पड़ेगा। इसमें हमने एक बात देखी है कि जो मामले दर्ज हो रहे हैं वो खास तौर पे उन लोगों पे दर्ज हो रहे हैं जिन लोगों ने गालियां दी थी। तो क्या आपको लगता है कि जिन्होंने गालियां दी है उन पे भी मामले नहीं होने चाहिए? गाली देना सबसे देश में अपराध बन गया। मेरे दादा जो थे वो एक ऐसे इंसान थे जो किसी भी पॉलिटिशियन को बिना गाली दिए उसका नाम नहीं लेते थे। इसका मतलब उनके ऊपर एफआईआर कर दो। इस देश में कौन सा ऐसा घर है जहां पर गाली नहीं दी जाती है? हर घर में गाली दी जाती है, तो क्या आप हर घर में गाली दे दोगे? रही बात पब्लिकली गाली देने की, मैं उसके समर्थन में नहीं हूँ। मुझे लगता है कि पब्लिकली किसी को भी गाली नहीं देनी चाहिए। वाला था कि देश के लोग यही कहते कि देश के प्रधानमंत्री को गाली दे रहे थे। हाँ, पब्लिकली गाली नहीं देनी चाहिए, किसी को भी नहीं देनी चाहिए। मैं उसका समर्थन नहीं करता, लेकिन गाली देने के लिए एफआईआर कर रहे हैं लोग। बीजेपी का आईटी सेल कितने सालों से महिलाओं के लिए गंदे शब्द इस्तेमाल करता है, रेप तक की धमकियां देता है। उनके ऊपर कब एफआईआर होगी? या इस देश में 2 कानून है कि स्टूडेंट्स अगर गाली देते हैं, मैं गाली देने का समर्थन नहीं करता, मैं फिर से कह रहा हूँ, ठीक है, लेकिन क्या इस देश में 2 कानून है? लेकिन वहां पे आपका जो आंदोलन हुआ था उसमें कुछ गुनहगार भी थे। सरकार तो कहती है ना ये गुनहगारों का, बहुत सारे गुनहगार थे। हाँ, कुछ आंकड़ा दिया है दिल्ली पुलिस ने, 21,000 का, सॉरी 2100 का। सबसे पहला मेरा जो सवाल है, दिल्ली पुलिस का कहना है कि प्रोटेस्ट में गुनहगार थे और फिर कह रहे कि 2100 गुनहगार जंतर मंतर पर थे। ये गुनहगार खुलेआम कैसे घूम रहे थे? किसकी जिम्मेदारी थी? लेकिन वो तो आपके आंदोलन में भी थे ना। मतलब खुले कैसे घूम रहे थे सर? गुनहगार थे ना, हिस्ट्री शीटर्स थे, क्रिमिनल्स थे, तो ये खुलेआम कैसे घूम रहे थे? अगर उनके ऊपर अभी मामले दर्ज होते, मैं आ रहा हूं उस पर। पहला सवाल मेरा यह है कि ये गुनहगार खुलेआम कैसे घूम रहे थे। दूसरा सवाल, जिस जंतर मंतर पर मुझे खुद को एंट्री नहीं मिल रही थी बिना चेकिंग, पुलिस चेकिंग के, जबकि मैं ऑर्गेनाइजर था, मेरी भी पुलिस चेकिंग कर रही थी, उस जंतर मंतर पर 2100 गुनहगार, 2100 क्रिमिनल्स बिना चेकिंग के अंदर कैसे आए? ठीक है, मैं आंदोलन पे आता हूँ। जिस दिन लाठीचार्ज हुआ था, क्या उस दिन आंदोलन आपके हाथ से बाहर हो गया था? बिल्कुल नहीं। मैं तो जंतर मंतर पे ही था। मैं जहां रुका पब्लिक वहीं पर रुकी और मैंने पब्लिक को कहा भी, कुछ लोग मेरे भी समर्थक नाराज थे मेरे से
कि नहीं आप क्यों रुके, हम मार्च करेंगे। मैंने कहा मैं नहीं चाहता किसी का सर फूटे। तो वो कह रहे थे हम अपना सर फुड़वा लेंगे, हम लाठी खा लेंगे, लेकिन आज हम संसद जाकर ही रहेंगे। लेकिन मैंने उनको कहा कि हमें डिसिप्लिन में रहना, और वो लोग बैठे रहे मेरे साथ, वो लोग वहां से हिले नहीं। बाकी जैसा कि मैंने पहले कहा, ये इन लोगों की साजिश थी बाहर से गुंडे भेजकर आंदोलन को बदनाम करने की, जो ये लोग कर रहे थे। लेकिन संसद तक लोग तो पहुंच गए थे ना, तो सरकार तो यही कहेगी अगर संसद में घुस जाते तो नेपाल और बांग्लादेश जैसी स्थिति होती यहाँ पे। मुझे लगता है 20 जुलाई को जो हुआ, हाँ, उसके बाद तो हमें ये कहना नहीं चाहिए नेपाल और बांग्लादेश में जैसा हुआ वैसा हम लोग करना चाहते। हम लोगों ने सर अपनी, इन बच्चों ने लाठियां खाई है, अपना सर फुड़वा लिया है। 12-12 साल की लड़की का सर फोड़ा गया है मेल पुलिस ऑफिसर्स ने। दिल्ली पुलिस के बड़े बड़े अफसर से, मर्द है जिन्होंने लड़कियों के कपड़े फाड़े और उन्हें पीटा है। उसके बाद भी ये लोग शांतिपूर्ण तरीके से 26 तारीख तक बैठे रहे, जब तक इस्तीफा नहीं होता। और जवाब कैसे दिया इस ब्रूटैलिटी का, जवाब कैसे दिया लाठीचार्ज का, मीम बनाकर, मजाक बनाकर। बांग्लादेश और नेपाल में क्या हुआ था, हिंसा हुई थी। यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर सरकार का मजाक बना रहे गए थे ना संसद तक, हिंसा कहाँ हुई, ऐसे दृश्य भी आए, हिंसा कहाँ हुई, पहुंच गए वहां तक, हिंसा कहाँ हुई। हाँ, हिंसा नहीं हुई कहीं से भी। हिंसा जो हुई वो दिल्ली पुलिस द्वारा हुई। हिंसा जो हुई वो सरकार के इंस्ट्रक्शंस पर दिल्ली पुलिस ने करी। उनके सरकार को भी तो लगा होगा ना कि लोग संसद में घुसेंगे तो हम क्या करेंगे। संसद में कोई घुसने वाला था, हमने पहले ही कहा था संसद तक मार्च करेंगे, उसके बाद हमारा डेलीगेशन अंदर जाएगा। आपने भी आंदोलन रोक दिया था। रोक दिया था मैंने, तो उससे क्लियर है हम लोग क्या चाहते थे। हम लोग चाहते थे पीसफुल हो, तो बात वही पर क्लियर। आपको ऐसा तो नहीं लगा कि भाई ये हमारे मेरे हाथ से बाहर। मैंने आंदोलन, मैंने मार्च इसलिए रोका क्योंकि दिल्ली पुलिस को जिस तरीके से वो लाठियां चला रही थी, उससे ऐसा लग रहा था कि उन लोगों को क्लियर इंस्ट्रक्शंस मिल चुके हैं। जिस तरीके से पुलिस लाठियां चला रही थी, उससे यही लग रहा था कि इन बच्चों का खून करना चाहती है पुलिस। और मैं नहीं चाहता था। सरकार को इन बच्चों की जान की कोई कीमत नहीं होगी। सरकार को नहीं फर्क पड़ता होगा कितने बच्चों का सर फूट रहा है, लेकिन मुझे फर्क पड़ रहा था, इसलिए मैंने वो मार्च रोका। जैसे अन्ना आंदोलन से एक पार्टी तैयार हुई थी जो आम आदमी पार्टी है, वैसे इस आंदोलन से क्या कोई पार्टी उभर कर सामने आएगी या अभिजीत के राजनीति में जाएंगे? हमारा तो वैसा कोई प्लान नहीं है। और जो राजनीति का हाल हो रखा है, वोट सुबह किसी और को करते हैं, वोट सुबह किसी को करते हैं, वो शाम को किसी और पार्टी में होता है। सरकार किसी और की चुनते बन जाती है किसी और की, और उससे भी बात ना माने तो ईडी सीबीआई भेजकर पार्टियां तोड़ दी जाती है। महाराष्ट्र का उदाहरण देता हूं, मैं यहाँ से आता हूँ, 2 यहाँ की रीजनल पार्टीज को तोड़ दिया है। तो जब पूरी पॉलिटिकल सिस्टम को ही तोड़ा जा रहा है, तो ऐसे में क्या पार्टी बनाकर फायदा है। आपका इसका नाम भी तो कॉकरोच जनता पार्टी है। तो मुझे पता नहीं था ना इतना बड़ा मूवमेंट बनने वाला है। अगर मुझे पता होता तो मैं पार्टी शब्द का इस्तेमाल नहीं करता। मतलब ये पार्टी आगे चल के पार्टी नहीं बनी। हमारा ऐसा कोई प्लान नहीं है, क्योंकि अभी जो देश को जरूरत है वो एक पब्लिक मूवमेंट की है। क्योंकि अभी क्या हो रहा है, लोगों का भरोसा कम होते जा रहा है सारी पॉलिटिकल पार्टियों की वजह से, पॉलिटिकल पार्टियों से। जुडिशरी पर भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। इलेक्शन कमीशन पर तो मतलब मैं क्या ही बोलूं। इलेक्शन कमीशन तो एक तरीके से हेल्प कर रहा है बाकी सारे ऑपोजिशन पार्टीज को खत्म करने में, वोट डिलीट करने में। एक टाइम हुआ करता था हमारे देश में जहां पर वोटर्स सरकार चुनते थे। आज हमारे देश में क्या हो रहा है, सरकार वोटर्स चुन रही है, सरकार डिसाइड कर रही है कौन वोट डालेगा कौन वोट नहीं डालेगा। तो ये कौन सी डेमोक्रेसी चल रही है हमारे देश में। तो आपका किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की तरफ इंक्लिनेशन नहीं? इंक्लिनेशन बिल्कुल नहीं है। हम इंडिपेंडेंट रहेंगे और हमारा काम रहेगा देश की डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करने का। आपने कहा कि आप इंडिपेंडेंट रहेंगे, सवाल तो लोग ये भी उठाते हैं कि फिर आप पंजाब में जाके आंदोलन क्यों नहीं करते? वो तो सवाल आपने देखा ही होगा, सब लोग यही बोल रहे हैं। सर अभी 2 दिन तो हुए, घर आकर सलाइन लगी हुई है, अभी भी बीमार हूं मैं। टाइम तो दीजिए। मतलब 1 महीने के अंदर हमने इतना बड़ा आंदोलन कर दिया, उसमें इस्तीफा ले लिया, ये अपने आप में ही बहुत बड़ी बात है। और हमें टाइम दीजिए थोड़ा। मैंने कह रहा कि अभी से मेरे ऊपर भरोसा करिए। मैंने कह रहा कॉकरोच जनता पार्टी पर अभी से आंख बंद करके भरोसा कीजिए। टाइम दीजिए, देखिए हम क्या करते क्या नहीं करते, उसके बाद आप डिसीजन ले लिया हम सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे। मतलब आप इंडिपेंडेंट ही रहेंगे, किसी पार्टी की तरफ इंक्लिनेशन नहीं है। आप ये भी नहीं बताएंगे किसको वोट करो? बिल्कुल नहीं। जेनजी को बताने की जरूरत नहीं, जेनजी बहुत ज्यादा स्मार्ट है सर, बहुत ज्यादा स्मार्ट है। मैं एक दूसरी तरफ आता हूँ, आपके आंदोलन की तरफ। मुझे एक पूछना था कि आपका जो आंदोलन था उस वक्त जो वांगचुक थे, सोनम वांगचुक, उन्होंने बीजेपी के साथ आंदोलन तोड़ा, यानी कि उनके हाथ पे पानी लिया। तो ये बात बहुत लोगों को थोड़ी सी ठीक नहीं लगी कि जो शख्स आपके इसका एक अहम हिस्सा था आपके आंदोलन का, उन्होंने, क्या वो बात आपको पता थी? पहले तो मैं ये पूछना चाहूंगा। नहीं, उनको तो किडनैप करके रखा था ना, उनको जैसे ही जंतर मंतर से उठाया। मतलब वो जो ओपोजिशन छोड़ने वाले थे आपको नहीं पता था? थोड़ा बाद में पता चला, क्योंकि उनको किडनैप करके रखा था। मैं जब भी उनसे बात करना चाहता था मेरी बात नहीं हो पा रही थी, क्योंकि उनकी वाइफ को भी उनसे मिलने नहीं दिया जा रहा था विथ मोबाइल फोन। अपोजिशन के एमपीज मिलने जा रहे थे, उन्हें भी नहीं मिलने दिया गया।
मैंने मिलने की कोशिश की, हमारी टीम। लेकिन वो तो इतने बड़े हैं ना, वो तो उन्होंने तो ऐसे ही तोड़ा होगा, तो सबका ये करके तोड़ा होगा ना, किसी ने जबरदस्ती तो अनशन तोड़ा नहीं। बात ये है कि कभी ना कभी तो तोड़ना ही था सर। हाँ। और मुझे बेहद खुश हुई जब उन्होंने उपोषण अनशन तोड़ा अपना, क्योंकि 26 दिन हो चुके थे और हम सर को बहुत पहले से कह रहे थे, सर आप अनशन तोड़ दीजिए, आंदोलन आगे जारी रखने की जिम्मेदारी हमारी है, इस्तीफा लेने की जिम्मेदारी हमारी है। सो वी वर वेरी हैप्पी, वेरी रिलीव्ड कि उन्होंने अनशन तोड़ दिया। इसमें बीजेपी ने जानबूझकर ऐसा किया ताकि ऐसा दिखे कि सोनम वांगचुक और सीजेपी अलग अलग है। लेकिन उन्होंने भी तो आपको बताया नहीं ना, ये भी तो मामला बताते? है। हाँ, जब उनके पास मोबाइल फोन ही नहीं लेकर जाने दे रहे थे, कैसे बताते? वो अनशन तोड़ने के लिए भी तैयार हुए, ये भी तो दूसरा मुद्दा है। नहीं, अनशन तोड़ने पड़ता सर उनको। आप क्या चाहते हो? मतलब हम लोग तभी मान लेते कि सोनम वांगचुक सच्चा इंसान है जब उनकी मौत हो जाती भूख से। नहीं, सब चाह रहे थे, सब चाह रहे थे ना, लेकिन किसके हाथ से, ये भी तो मामला है ना। उनको वो मैं बताता हूँ, आपको जो तोड़ना था, हाँ, उनको जो तोड़ना था, जो नीट के बच्चों ने सुसाइड करी है उनके फैमिलीज के हाथ से तोड़ना था। ये सोनम सर ने डिसाइड किया था। लेकिन इन लोगों ने उनको किडनैप करके रखा था, उन लोगों को किसी से मिलने नहीं दे रहे थे। और सोनम सर की लाइफ बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस देश के लिए।